2015 की एक शाम को जूडी नाम की इस लड़की के पास एक कॉल आया और वो कॉल इतना दिल दहला देने वाला था कि उसने तुरंत अपनी गाड़ी उठाई और सीधा अपनी माँ के घर के लिए निकल पड़ी। जी हाँ, वो कॉल उसकी माँ का था और उसकी माँ उस कॉल पर बहुत बुरी तरह से रोती हुई सुनाई दे रही थी, जिस वजह से इस लड़की ने अपनी गाड़ी उठाई और तुरंत अपने माँ के घर जा पहुंची। उसकी माँ का घर चारों तरफ से बंद था। जैसे ही उसने अंदर का दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई खोलने के लिए नहीं आया। उसने अंदर झांक कर देखा खिड़कियों में, लेकिन तभी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सभी लाइटें अंदर से बंद की हुई थी, लेकिन सिर्फ एक लाइट जो लिविंग रूम में थी उसमें एक छोटा सा लैंप वहां जल रहा था। वो बार बार अपनी माँ को कॉल कर रही थी लेकिन उसकी माँ ने भी कॉल नहीं उठाया, जिसके बाद उसने बाहर ही रुककर इंतजार करने का फैसला किया। यकीन मानिए, जिस टाइम पर ये लड़की उस घर के बाहर मौजूद इंतजार कर रही थी अपनी माँ के कॉल आने का या फिर अपनी माँ के वापस आने का, वो एक ऐसे सीन से कुछ कदम दूर थी जो उसने अपनी लाइफ में कभी देखने का सोचा नहीं होगा। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ, एक बेटी की, जिसके झूठ सुन सुनकर आपका इस दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए फ्लोरिडा के ओज़िला काउंटी में बने सेंट क्लाउड नाम के इस छोटे से शहर में हमें चलना पड़ेगा। जी हाँ, एक छोटा सा शहर जहाँ ना ही कोई ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, ज्यादा लोग भी यहाँ नहीं रहते, बस जो भी रहता है सभी प्यार प्रेम से रहते हैं। यहाँ ना कभी जुर्म वारदात की कोई खबर आती है। लेकिन 2015 21 सितंबर की शाम को एक बहुत ही दिल दहला देने वाला केस इस छोटे से शहर से निकलकर सामने आया और उसने पूरी दुनिया में, यकीन मानिए, रिश्तों को तार तार करके रख दिया। 19 सितंबर 2015 की शाम को इसी छोटे से टाउन से थोड़ी ही दूर बैठी 47 साल की जूडी नाम की इस लड़की के पास उसकी ही माँ का, जिसकी उम्र 79 साल की थी और जिसका नाम लिया हॉकिंस था, उसका कॉल आया। और जैसे ही जूडी ने वो कॉल उठाया तो सामने का नज़ारा सुनकर वो दहल गई। जी हाँ, उसकी माँ वैसे तो उससे हमेशा ही हंसकर बात करती थी, लेकिन उस समय वो बेइंतहा रोई जा रही थी और ऐसा रो रही थी कि वो जो बोलना चाह रही थी वो भी जूडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जितना वो समझी उसमें बस ये था कि वो किसी ट्रिप के बारे में बात कर रही थी जो कि वो कोलोराडो जाने वाली थी किसी चर्च के मेंबर के साथ, और उस चर्च के मेंबर का नाम रोज था, जिसमें अंत में लिया ने कहा कि वो इस ट्रिप पर पूरे 6 महीनों के लिए जाएगी और आराम से घूम फिर कर आएगी। ऐसा कुछ उसने सुना था। इससे पहले कि जूडी कुछ और सवाल अपनी माँ लिया से पूछ पाती, उसकी माँ ने फोन कट कर दिया। अब बेटी जो थी वो पैनिक में आ गई। उसने तुरंत अपनी गाड़ी उठाई जो कि कुछ ही मिनटों दूर उसकी माँ का घर था। वो तुरंत अपने माँ के घर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने जैसे ही घर देखा उसका दिल बैठ गया क्योंकि घर की एक भी लाइट ऑन नहीं थी। घर के सारे दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी और जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया किसी ने जवाब नहीं दिया। उसकी माँ को उसने आवाजें लगाई लेकिन वापसी रिप्लाई में कुछ नहीं आया, जिसके बाद उसने थक हार कर अपनी छोटी बहन एमी डे को फोन किया। एमी डे वो लड़की थी जो अपनी माँ के साथ ही पिछले 5 सालों से रह रही थी। उसका डाइवोर्स हो चुका था और वही अब अपनी माँ के साथ रह रही थी, उसकी देखभाल करती थी। एमी डे ने जैसे ही कॉल उठाया तो उसने कहा कि वो तो अभी अपनी माँ के पास नहीं है, उस घर पर नहीं है, वो तो वहाँ से 150 मील दूर चीफ विले में बैठी हुई है अपने फियोंसी के साथ। उसने अपना नया एक फियोंसी बना लिया था और उसके साथ वो वहीं पर बैठी हुई है। अगर तुम कहती हो तो मैं अपनी माँ के घर आ जाती हूँ। तो जूडी ने कहा कि प्लीज़ आ जाओ। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं कल सुबह तक 11:15 या फिर 11:30 तक मैं पहुंच जाऊंगी और जैसे ही घर से 10-15 मिनट दूर होंगी तो मैं तुमको कॉल कर दूंगी, तुम भी आ जाना। जूडी ने कहा ओके। जूडी अब बेचारी जाने के लिए उसका मन मान ही नहीं रहा था। उसने अपनी गाड़ी वहीं घर के सामने ही लगाई और पूरी रात उसने गाड़ी में इंतजार किया। अब यहाँ पर 11:15 बज चुके थे सुबह के और तब यहाँ पर एमी ने जूडी को कॉल किया और कहा कि वो घर से सिर्फ 10-15 मिनट की दूरी पर ही है और तुम आ जाओ। अब जूडी तो बेचारी सामने ही लेकर बैठी हुई थी अपनी गाड़ी, वो तो कहीं गई ही नहीं। उसने कहा ओके मैं पहुंच रही हूँ, तुम भी पहुंच जाओ। लेकिन इससे पिछली रात को उसने आस पड़ोस में भी लोगों से पूछने की कोशिश करी। वो पास ही के चर्च में भी गई जहां पर उसकी माँ अक्सर जाया करती थी। वहां उसने पता करने की कोशिश करी कि क्या इस चर्च में कोई रोज नाम का मेंबर है जो कोलोराडो जाना चाहता हो मेरी माँ के साथ और उनका प्लान बन रहा हो घूमने फिरने का। लेकिन वहां भी जूडी को नाकामी ही हाथ लगी। वहां ऐसा कोई मेंबर नहीं था जिसका नाम रोज हो। कोलोराडो जाना तो दूर की बात। खैर वापस चलते हैं उसी 11:15 11:30 वाले टाइम पर। और जैसे ही जूडी को एमी का कॉल आया था कि वो पहुंचने वाली है, तुम भी घर के बाहर आ जाओ, तो जूडी अपनी गाड़ी से उतरकर घर के मेन गेट पर इंतजार करने लगी उसके आने का। वो देख रही थी कि वो सड़क से कहीं आएगी, लेकिन तभी घर का मेन दरवाजा खुला और मेन दरवाजा खुलते ही उसके अंदर से एमी बाहर निकली। एमी को देखते ही
जूडी बहुत हैरान हो गई कि तुम तो अपने 150 मील दूर अपने फियांसी के साथ बैठी थी, तुम घर से कैसे बाहर निकल रही हो। तो एमी ने बहाने बनाने शुरू कर दिए कि वो घर के पिछली तरफ से यहाँ अंदर आई है, उसका बॉयफ्रेंड उसे वहाँ छोड़ कर गया था और उसने घर के पिछला दरवाजा खोला और यहाँ से वो बाहर निकल आई। इस बात पर जूडी ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके पास करने के लिए और भी बहुत कुछ था और सबसे इम्पोर्टेंट था अपनी माँ को ढूंढना। दोनों लड़कियों ने मिलकर अपने घर को चेक करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने सारा सामान देखा जो कि वहां से गायब था, मतलब कि मोटा मोटा सारा सामान वहां मौजूद था, लेकिन छोटा मोटा जो भी आम चीज़ें होती हैं वो वहां कुछ भी मौजूद नहीं थी, जैसे कि कपड़े, उसकी माँ की दवाइयाँ, सेलफोन, आईपैड, लैपटॉप, टेबल वगैरह सब कुछ वहां से गायब हो चुका था। तो यहाँ पे सोचने वाली बात थी कि ये सारा सामान कहाँ गया, और उससे भी बड़ा सवाल, उसकी माँ कहाँ गई। कुछ सूटकेसेस भी उनके गराज से गायब थे, जिन्हें देखकर अब इन दोनों लड़कियों को ऐसा लग रहा था कि कोई है जो इस घर से अभी अभी अपना सारा साजो सामान डालकर पैक करके कहीं बाहर घूमने निकल गया हो। लग तो ऐसा ही रहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जूडी बार बार एमी से सवाल कर रही थी कि उसकी माँ फोन क्यों नहीं उठा रही, और ट्रिप पर जाना तो दूर की बात, वो तो शहर में कहीं घूमने जाती है तो भी वो जूडी के बेटे को ही अपने साथ लेकर जाती है, और शहर से बाहर जब भी जाना होता है तो वो जूडी के साथ मिलकर प्लान बनाती है, कभी वो अकेले बाहर नहीं जाती। और अगर मान लिया चलो उन्हें जरूरी काम से बाहर जाना पड़ गया तो वो अपना फोन अब क्यों नहीं उठा रही। अगले दिन 2 बज गए और अभी तक जूडी की माँ का कोई पता नहीं चल पा रहा था, जिससे परेशान होकर उस छोटे से शहर की पुलिस को जूडी ने कांटेक्ट किया और तुरंत वहां पर अब पुलिस पहुंच चुकी थी। ये परिवार जो था इस छोटे से शहर में बहुत जाना माना परिवार था, क्योंकि लिया के जो पति थे यानी कि जूडी के पिता इसी पुलिस डिपार्टमेंट में हायर पद पर तैनात थे। लिया की छोटी बेटी एमी खुद वहां की एविएशन अथॉरिटी में पूरे 19 सालों तक काम करके आ चुकी थी। 2015 में 79 साल की उम्र होने के बाद भी लिया बिल्कुल स्वस्थ थी। वो हर रोज अपने दोहते को, मतलब कि जूडी के बेटे को घुमाने लेकर जाती थी, उसे स्कूल ड्रॉप और पिकअप करने जाती थी, हर संडे शाम को 6 बजे चर्च जाती थी। वो एकदम फिट थी और 19 सितंबर संडे की शाम को भी वो बिल्कुल यही काम कर रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसके कुछ ही घंटों बाद उसका बहुत ही क्रूरता के साथ मर्डर हो जाएगा। खैर अब पुलिस इस घर में पहुंची और उन्होंने यहाँ का जायजा लेना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें सारा सामान मिलता गया। बेड के नीचे उन्हें लिया का लैपटॉप और आईपैड मिला। घर की जो एटिक थी उनकी, मतलब कि जो बाहर के घर होते हैं विदेशों में, उनके झोपड़ी जैसे घर होते हैं और जो ऊपर जो स्पेस रह जाता है उसे हम एटिक बोलते हैं, और उस एटिक में ही 2-3 सूटकेस पड़े थे, उसमें लिया के सारे कपड़े मौजूद थे। होपफुली उन्होंने कोलोराडो घूमने के लिए पैक किए होंगे। साथ ही उनके दूसरे बैगों में क्रेडिट कार्ड वगैरह, सारे उनके बिल्स वगैरह जो थे, कुछ कैश जो था वो भी उसमें पड़ा था, सारे ड्राइविंग लाइसेंस, लाइब्रेरी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ, आइडेंटिटी वहीं मौजूद थी। सब कुछ अब यहाँ मिल चुका था, दवाइयाँ वगैरह मिल चुकी थी, लेकिन अभी सबसे भयंकर डिस्कवरी होना बाकी था। 21 सितंबर 2015 मंडे का दिन आ गया। अभी तक भी पुलिस यहीं पर मौजूद थी और अब यहाँ पर फोरेंसिक्स एक्सपर्ट भी पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे ही वो इस घर के अंदर घुस रहे थे, इस घर के बाहर मौजूद गार्डन में उनको कुछ अजीब मिला, और वो अजीब चीज थी गार्डन में लगे हुए नकली फूल। अब आप सोच कर देखिए, आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, आपको पता ही होगा कि असली फूल कैसे दिखते हैं। आप उनको छू कर भी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि असली है नकली है। और जैसे ही फोरेंसिक एक्सपर्ट वहां पर पहुंचे, वो तो ऑब्वियसली उनको तो पहले एक्सपीरियंस होता है असली नकली का, तो उन्होंने जैसे ही इस गार्डन में नकली फूलों को देखा तो वो घर के अंदर भी नहीं गए। उन्होंने सबको बाहर बुला लिया और कहा कि ये तो अंदर जाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ बाहर ही मौजूद है। उन्होंने तुरंत उन नकली फूलों को वहाँ से हटाया, उस नकली घास को वहाँ से हटाया और देखा कि अभी अभी यहाँ पर हाल ही में कोई गड्ढा खोदा गया है और इसी गड्ढे के अंदर उनको लिया हॉकिंस की लाश मिली। वो लाश बहुत ही बदतर हालातों में मौजूद थी। जी हाँ, ऊपर से नीचे तक उनको गार्बेज बैग जो होते हैं, कूड़ा डालने वाले बैग्स, उनके अंदर लपेटा गया था। फिर उसके ऊपर डक्ट टेप का रोल मारा गया और जब उन सभी को खोला गया, अनपैक किया गया, तो उनके शरीर की हालत देखकर यकीन मानिए मैं खुद बहुत हैरान हो गया। जी हाँ, उनके दोनों हाथों को और दोनों पैरों को जिप टाइज जो होती हैं, आपने शायद देखा होगा और इस्तेमाल भी की होंगी, बड़े बड़े जिप टाइज के साथ बांधा गया था। और उनके मुंह पर ऐसे निशान थे जैसे उनके मुंह को दबाकर उनके मुंह पर ही बहुत गंदी तरह से किसी भारी भरकम चीज से वार किया गया हो। देखकर ही समझ आ रहा था कि इनका मर्डर बहुत ही ब्रूटली किया गया है। पुलिस ने अब इस घर के अंदर और अच्छे से जांच करनी शुरू करी और जहां पुलिस यहां जांच कर रही थी, लिया की डिजिटल जिंदगी को खंगाल रही थी और पता चल रहा था कि अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में लिया बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, पैसा उड़ा रही थी। क्या ये सच था? तो चलिए देखते हैं। 19 सितंबर 2015 शनिवार की शाम को लिया के एक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से तकरीबन $1000 की वॉलमार्ट पर शॉपिंग की गई
और भी कई बैंक ट्रांसफर्स इनके कार्ड से किए गए थे। और उसी शाम इस घर के पास ही मौजूद एक एटीएम से $400 की एक एटीएम ट्रांजैक्शन की गई, मतलब कि डेबिट करवाए गए थे, निकलवाया गया था कैश। अब यहाँ और किसी ट्रांजैक्शन को तो पुलिस ट्रेस नहीं कर सकती थी कि वो किसने किया है, लेकिन यहाँ उस एटीएम की फुटेज पुलिस को मिल गई। और जैसा कि उनको शक था, शक तो छोड़िए विश्वास ही था कि लिया ने पैसे नहीं निकलवाए होंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो पैसे किसी और ने नहीं बल्कि एमी डे ने निकलवाए थे। 21 सितंबर मंडे के दिन तुरंत एमी को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ पूछताछ करने के लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया था और ये पूछताछ पूरे 8 घंटों तक चली। आप जरा थोड़ा सा देख लीजिए उसने अपनी पहली पूछताछ में क्या कुछ पुलिस को बोला। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो जो बोल रही थी सब कुछ यहाँ झूठ था। Who will do that, something like that, to this sweet old lady? Who will do that to her? I don't know. She didn't deserve it. No, she didn't. I don't know. I don't know. She didn't deserve that. My mother was a Christian woman. She's a good woman. She did not deserve that. No. No. My mom is not gone. Please, God, please tell me she's not gone. इस केस में आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको थोड़ा सा एमी का बैकग्राउंड बता देता हूँ। 2009 तक वो उस ऑरलैंडो के ही एयरपोर्ट पर नौकरी कर रही थी। नौकरी सही चल रही थी, लेकिन तभी उसका बिहेव जो था अपने स्टाफ के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति बिल्कुल चेंज हो चुका था, जिस वजह से मजबूरन वहां की सरकार ने फिट फॉर जॉब टेस्ट उससे मांग लिया। मतलब कि उससे चेक करवाया कि क्या वो इस जॉब के लिए फिट है या नहीं है। तो उसने इस टेस्ट को देने से मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि वो अब ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगी है, उसका दिमाग अब उसके कंट्रोल में नहीं रहता, तो ऑब्वियसली वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगी। उसने इस टेस्ट को देने से मना कर दिया, जिसके बाद उसने अपना $19,000 का पीएफ जो था, प्रोविडेंट फंड जो था, वो वहां से निकलवाया और रिजाइन दे दिया। इस $19,000 में आई थिंक उसने शायद नशे पते ही फूके होंगे और कुछ उसके पास काम नहीं था। आगे देखते हैं इस एमी ने क्या किया। जिसके बाद उसने अपनी पहचान की वजह से 911 का जो डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उसके अंदर जॉब करनी शुरू कर दी। ओसियालो में ही वो जॉब कर रही थी और अच्छी भली नौकरी चल रही थी उसकी, लेकिन 3 महीनों बाद ही उसने अपनी कार को अपने ही ऑफिस में क्रैश कर दिया। और जब उसका टेस्ट लिया गया, जब उसकी मेडिकल जांच की गई, तो सामने आया कि वो भयंकर ड्रग्स के नशे में है। इसके बाद उसे उस नौकरी से भी लात मारकर निकाल दिया गया। सन 2009 में ही उसके पति ने भी डाइवोर्स फाइल कर दिया, क्योंकि वो अपनी पत्नी की हरकतों से परेशान हो चुका था, उसकी नशे की लत से परेशान हो चुका था। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि उसका पति बॉब वो खुद भी कुछ कम नहीं था। 2006 में उसे 2 बार चोरी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 3 महीने की अलग अलग सजाएं वो जेल में काट चुका है। और इसके बाद भी उसकी आदत नहीं गई। वो कई बार एमी के ही पर्स से कुछ ना कुछ चुरा लिया करता था जब वो उसके साथ रहा करती थी, जब वो नौकरी करती थी। अपने पति से तलाक लेने के बाद उसके पास जाने के लिए कोई घर वगैरह नहीं था, तो उसने सोचा कि क्यों ना अब अपनी माँ के साथ ही रहा जाए। तो वो वापस ऑस्ट्रेलिया आ गई, तो वापस वो ओसियालो आ गई और अपनी माँ के साथ रहने लगी। लेकिन यहाँ उसकी माँ को पता चलने लगा था धीरे धीरे कि उसकी बेटी एमी थोड़ा पैसा उसके वहाँ से चोरी करती है। लेकिन क्योंकि अब वो एक माँ थी तो उसने अपनी बेटी को नहीं रोका, सब कुछ उन्हीं का तो था, तो वो खर्च कर रही थी तो उसमें कुछ बुरा भी नहीं था। लेकिन वो चोरी करने लगी थी। बहुत बार उसने अपनी माँ के ही पर्स से पैसे चोरी करने शुरू कर दिए। ये बात जूडी को भी लिया ने बताई कि ऐसे ऐसे एमी ये सब काम कर रही है। तो उसने कहा माँ कोई बात नहीं, शांत रहो, अपने आप समझ जाएगी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसने अपनी माँ के जो पुराने सिक्कों के कलेक्शन थे उसमें से सिक्के निकाल कर बेचना शुरू कर दिया। इससे लिया और ज़्यादा परेशान हो गई। जूडी को बताया कि ऐसा सब वो कर रही है, तो भी जूडी ने समझाया कि कोई बात नहीं माँ, सब कुछ उसी का है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी चोरियां करने के बाद भी ये एमी ऊपर से लेकर नीचे तक कर्ज में दबी हुई थी। जी हाँ, जब पुलिस इस घर की जांच कर रही थी तो उन्हें यहाँ पर एमी के नाम से आए हुए कई लेटर्स मिले, जिसमें बैंक और कुछ और फाइनेंशियल सर्विसेज उससे अपना कर्जा मांग रही थी। वो कितने कर्जे में थी आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि उसके एक क्रेडिट कार्ड का $13,000 का बिल बकाया था। और ऐसे कई सारे क्रेडिट कार्ड उसके पास थे, कई सारे और भी फाइनेंशियल सर्विसेज से उसने लोन वगैरह ले रखा था, लेकिन उसने कुछ दिया नहीं था। जब उसके बैंक अकाउंट की जांच की गई तो उसके अंदर इंडिया के हिसाब से, हमारे हिसाब से तकरीबन $100 के आसपास थे, $1 और कुछ सेंट्स वहां मौजूद थे। खैर, अब 21 सितंबर की शाम तक उसके साथ यानी कि एमी के साथ इंटरव्यू पुलिस का चल रहा था। तो
अंत में पुलिस वालों ने उससे उसका सेलफोन मांग लिया और कहा कि हमें चेक करना है तुम्हारी और लिया के बीच में सब क्या चल रहा था। लेकिन यहाँ आपको मैं एक बात बताना भूल गया, इस इंटरव्यू में एमी ने ये भी पुलिस को बताया था कि वो उसने अपना नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। मैंने जैसे आपको बताया था उसका नया फियोंसी था और उन दोनों ने मिलकर ओहायो में एक नई जॉब करने का सोचा था और ओहायो में ही एमी की एक फ्रेंड रहती थी जिसका नाम मेलिसा था और ये दोनों यानी कि एमी और उसका बॉयफ्रेंड मेलिसा के घर ही अभी शिफ्ट हो चुके थे। जब तक उनको अपना नया घर नहीं मिल जाता था, अपनी नई जॉब नहीं मिल जाती थी, तब तक वो यहीं रहने वाले थे। और जिनके साथ वो अब रह रही थी, जरा उनकी भी सुन लीजिए उन्होंने एमी के बारे में क्या बोला था। पुलिस को अब तक सब कुछ सही लग रहा था एमी का, कुछ यहाँ पर झूठ नहीं लगा, लेकिन जैसे ही उसका फ़ोन खंगाला तब सारी बातें पुलिस के दिमाग में वापस रिपीट हुई और एक एक करके ये सोचने लगे पुलिस वाले कि ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। सच क्या था फिर? सबसे पहले पुलिस को ये पता चला कि जैसा एमी ने कहा था कि जिस शाम जूडी के पास उसकी माँ का कॉल आया था रोते हुए, वैसा ही कॉल उसके पास भी आया था। लेकिन पुलिस को उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई कॉल उसकी माँ की तरफ से आया हुआ नहीं दिखा। और उसने साथ ही ये भी कहा था कि बदले में मैंने भी अपनी माँ को बहुत सारे फ़ोन किए थे, लेकिन फिर फ़ोन रिकॉर्ड की जो लॉग बुक थी उसके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं मिला जिसमें उसने अपनी माँ को बार बार फ़ोन किए हुए हों। इतना भी चलो ठीक था, कोई बात नहीं। लेकिन वो यहाँ ये कह रही थी कि वो तो वहाँ से 150 किलोमीटर दूर ओहायो में अपनी फ्रेंड के घर मौजूद है अपने फियोंसी के साथ। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसकी गाड़ी का टोल चेक करवाया, मतलब कि गाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरी है, तो वो गाड़ी किसी भी टोल पर रजिस्टर नहीं हुई। जब पुलिस ने एमी से बात पूछी कि तुम्हारी तो गाड़ी कहीं भी रजिस्टर नहीं हुई, तो क्या तुम गाड़ी को उड़ाकर लेकर गई हो? टोल से तो लेकर गई ही होगी, तो किसी भी टोल की पर्ची आप हमें दिखा दो, हम आपकी सारी बातें सच मान लेंगे। लेकिन एमी कोई भी पर्ची दिखाने में सफल नहीं हो पाई। एमी ने बताया कि उसने अपनी माँ से कुछ उधार लिया था, चोरी नहीं किया, उधार लिया था। लेकिन जब जूडी से इसके बारे में पूछा गया कि क्या उसकी माँ ने उसे उधार दिया था, तो उसने मना कर दिया कि उसकी माँ एमी की चोरी वाली आदतों से बहुत परेशान थी और एमी ने ही अपनी माँ की ज़िंदगी के अंतिम दिनों में उसके क्रेडिट कार्ड से $7,662 की मोटी रकम अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करी थी। अब पुलिस ने एमी से कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी बातें मान लेंगे, एक बार जरा आप हमारी बातें अपने बॉयफ्रेंड से यानी कि जो आपका फियांसी है उससे बात करवाइए और ओहायो में जिस लड़की के घर आप रह रहे हैं मेलिसा, उससे बात करवाइए। उसके बॉयफ्रेंड का नाम कैरी था। तो उसके दिए हुए नंबर पर यानी कि एमी के दिए हुए नंबर पर पुलिस ने फ़ोन किया तो वो किसी कैरी नाम के बंदे का ही नहीं था। उसने तो एमी को पहचानने से ही मना कर दिया। पहली बार तो उसने गलत नंबर दिया था। जब उसने दूसरा नंबर कैरी का दिया तो अब की बार सच में कैरी ने फ़ोन उठाया। पहला सच नोट कर लीजिएगा। तो कैरी से जब पुलिस ने बात करी कि आपके साथ ऐसे ऐसे लड़की रहती है, उसने कहा जी बिल्कुल रहती है। तो कितने टाइम से रह रही है? तो उसने कहा कि जनाब मैं तो खुद इसे बुला बुला कर थक चुका हूँ, वही नहीं आ रही, अपनी माँ के साथ बैठी रहती है सारा दिन। तो पुलिस ने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, ये तो कह रही है कि तुम्हारे साथ ही थी ये पिछले इतने टाइम से, लंबे टाइम से मेलिसा के साथ तुम रह रहे हो। तो उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि मेलिसा कौन, मैं तो यहाँ खुद किराए के घर पे रह रहा हूँ, आप आज देख लो मेरी हालत और कुछ दया भाव आए तो मुझे भी थोड़ा बहुत किराया दे जाना, मेरी हालत बहुत ख़राब है। और एमी भी मेरी कोई मदद नहीं कर रही है, वो मुझसे पिछले 1.5 महीनों से नहीं मिली तो छोड़िए दिखी तक नहीं, जो भी बात होती है थोड़ी बहुत फ़ोन पर ही होती है। ये वर्ड से उसके बॉयफ्रेंड, उसके फियांसी कैरी के, जिसके साथ वो अब तक दावा करती आ रही थी कि वो उसके साथ रह रही है, मेलिसा के घर। अब यहाँ पर पुलिस ने मेलिसा को फ़ोन किया और यकीन मानिए इस लड़की ने इस पूरे घटना के अंदर एक बम सा गिरा दिया। जी हाँ, जो उसने पुलिस को बोला वो सच में बहुत दिल दहला देने वाला था। पुलिस ने मेलिसा को फ़ोन किया और पूछा कि क्या एमी तुम्हारे साथ रहती है? तो उसने कहा कि मेरे साथ नहीं रहती, कभी कभी आती है मेरे पास। लेकिन 18 सितंबर 2015 की शाम को उसने फ़ोन किया था और बताया था कि मेरी माँ मर चुकी है। जी हाँ, 18 सितंबर 19 की शाम को लिया का मर्डर हुआ था। अकॉर्डिंग टू ऑटोप्सी रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट 19 की शाम को लिया हॉकिंस का मर्डर किया गया था। लेकिन 18 की शाम को ही एमी ने मेलिसा को फ़ोन करके ये बता दिया कि मेरी माँ का मर्डर हो चुका है, जिससे लिया बहुत परेशान हुई और वो पूछने लगी कि सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन उसने कुछ और नहीं बताया, बस रोने लगी मेलिसा के सामने और बार बार ये बोल रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले ही मर्डर हुआ है। अब ये सब क्या था? पुलिस उसकी हर बात पर उसको गलत प्रूव करती जा रही थी, एमी गलत साबित होती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो पुलिस की किसी भी बातों में फंसने को तैयार नहीं थी। वो सारी बातें वहाँ से नकारती जा रही थी। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं वहाँ थी नहीं, मैंने फ़ोन किया था,
मैं मेलिसा के साथ थी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, जबकि बॉयफ्रेंड खुद मना कर रहा है, मेलिसा खुद मना कर रही है, मेरे पास तो नहीं थी। लेकिन अब पुलिस क्या करे, पुलिस के पास सब कुछ सबूत थे यहाँ पर उसे गिरफ्तार करने के लिए। वो अपना एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ इस इंटेरोगेशन में पुलिस के सामने बोल रही थी और खुद ही अपने झूठों के जाल में फंसती जा रही थी। खैर इस इंटरव्यू के खत्म होने के बाद ही पुलिसों ने सबूतों के भरमार पर तुरंत एमी को गिरफ्तार कर लिया और उसके ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए गए। साथ ही उसमें चार्जेस लगे एक सीनियर सिटीजन को परेशान करने का, उनके घर चोरी चकारी करने का भी आरोप जो थे वो अब साबित हो चुके थे एमी के ऊपर और ये सारी धाराएं अब उसके ऊपर लग चुकी थी। यहाँ पर पुलिस ने एक अंतिम कोशिश करी उसे फंसाने की। जी हाँ, पुलिस ने उसे कहा कि चलो हम तुम्हारा डीएनए कंफर्म कर लेते हैं कि वहाँ जो हमें चीज़ें मिली थी उनमें से किस किस चीज़ पर तुम्हारा डीएनए हो सकता है, तो तुम खुद ही बता दो किस किस पर हो सकता है। एक चीज़ हम बता देते हैं, शायद हो सकता है कि वो जो बैग्स थे, यानी कि जिस बैग में लिया को लपेट कर दफनाया गया था, ट्रैश बैग्स जो थे, गार्बेज बैग जो थे, उन बैग्स पर अगर तुम्हारा डीएनए मिला तो हम समझ जाएंगे कि सब कुछ तुमने किया है। और चीज़ें बता दो कि कहाँ कहाँ तुम्हारा डीएनए हो सकता है, मतलब कि कुछ भी चीज़ को अगर हम छूते हैं तो हमारे बाल वगैरह वहाँ गिर जाते हैं, थूक वगैरह वहाँ लग जाता है, तो ऑब्वियसली हमारा डीएनए उसके ऊपर आ जाएगा। तो उसने वही आइटम्स गिनवाने शुरू कर दिए। उसने कहा कि हो सकता है मेरा वहाँ पर डक्ट टेप पर भी मेरा डीएनए हो, जिप टाइज पर मेरा डीएनए हो और मेरी माँ के चेहरे पर मेरा डीएनए हो। वो खुद ही ये सारे आइटम्स के नाम गिनवाने लगी थी कि यहाँ यहाँ मेरा डीएनए हो सकता है, बजाय ये सोचे कि पुलिस वाले उसे पूछ नहीं रहे बल्कि उसको उसी के जाल में फंसा रहे हैं। अब क्योंकि आरोपी सच बोलने को तैयार नहीं है तो ऑब्वियसली पुलिस को भी एक थ्योरी बनानी पड़ेगी कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा। और एक थ्योरी मैंने भी बनाई है, जरा आप सुन लीजिए कि आखिर वहाँ हुआ क्या होगा। 18 सितंबर की शाम को ही एमी ने अपनी फ्रेंड मेलिसा को फ़ोन करके बता दिया था कि उसकी माँ मर चुकी है, जबकि 19 तारीख को लिया का मर्डर किया गया था। तो हो सकता है उसने अपनी माँ का मर्डर सिर्फ इसलिए किया हो ताकि वो उनके बैंक अकाउंट्स को लगातार खाली करती रहे। हो सकता है इतना पैसा उड़ाने के बाद लिया ने अपनी बेटी एमी को रोक टोक करना शुरू कर दिया हो, मतलब कि रोकना शुरू कर दिया हो, अब और पैसे मत खर्च करो मेरे, और भी काम आते हैं पैसे। लेकिन वो नहीं मानी होगी, उसको ड्रग्स की आदत थी तो ऑब्वियसली उसको पैसा चाहिए था ड्रग्स लेने के लिए। जिसके बाद उसने अपनी माँ को ही किडनैप किया, जिप टाई से उसके हाथ और मुँह को बांध दिया डक्ट टेप से और फिर उसका मर्डर कर दिया ताकि वो आसानी से उनके पैसों को खर्च कर सके। लेकिन उसने यहाँ ये दिखाया कि ये मर्डर उसने नहीं बल्कि किसी और ने किया है, किसी और रीजंस की वजह से। लेकिन यहाँ पर अब वो फ़ोन मुझे याद आया कि जूडी को स्टार्टिंग में फ़ोन ही तो आया था रोते हुए अपनी माँ का, तो हो सकता है वो फ़ोन एमी ने ही अपनी माँ लिया को मारते मारते करवाया हो, मतलब कि उसको ऊपर पीटते पीटते उसको दबाव बनाया कि अभी जूडी को फ़ोन कर और ये बोल कि मैं 6 महीनों के लिए कोलोराडो घूमने जा रही हूँ और इस बीच मुझे डिस्टर्ब वगैरह ना करे। तो बेचारी लिया कर भी क्या सकती थी, वो रोते रोते उसके दबाव में आकर, एमी के दबाव में आकर उसने बोल दिया जूडी को कि वो 6 महीनों के लिए जा रही है कोलोराडो घूमने चर्च के मेंबर के साथ। खैर ये तो मेरी थ्योरी थी, उसने ऐसा कुछ किया होगा। पुलिस ने भी यही थ्योरी कोर्ट में पेश करी और कोर्ट ने भी इस थ्योरी को माना क्योंकि सारे सबूत जो थे वो एमी के खिलाफ थे। सिर्फ 4 दिनों में ही इस केस का फैसला आ गया और एमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, वो भी गैर जमानती सजा, मतलब वो जमानत लेकर बाहर नहीं आ सकती। सोचकर देखिए, इस कांड में एक बेटी ने ही अपनी माँ का कत्ल कर दिया। क्या रिश्ता वो अपनी माँ के साथ पाल रही थी, सिर्फ पैसों के लिए। वो भी शर्म आती है ऐसे इंसानों को देखकर। मेरा मन नहीं करता मैं ऐसी स्टोरीज कवर करूं, मुझे बोलते हुए भी बहुत गिल्ट फील होता है, लेकिन मुझे आपको बताना भी ज़रूरी है। इससे जुड़ी हुई कुछ और फोटोज़ और वीडियोस देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाएं, रात को 9 बजे स्टोरी लग जाएगी और मेरी आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट मुरुनलीना को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।